हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास हैं वो है, एक तो सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हुआ है गुजरात के अंदर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ फ्लॉज थे और क्या कुछ गवर्नमेंट रिलीफ्स जो है वो प्रोवाइड करेगी जिन लोगों की फैमिलीज़ के अंदर डेथ्स वगैरह हो गई हैं बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मार्क लगाता है इंडियन, आप कह सकते हो, इंजीनियरिंग पे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे कि भाई इतना पैसा लगाने के बाद भी हमारे यहाँ पहले तो चीज़ें नहीं बनती हैं, फिर बनती हैं तो वो इतनी जल्दी टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सेकेंड, उसके बाद आ जाता है शेयर ऑफ स्टबल बर्निंग इन द सिटीज़ पॉपुलेशन दैट हैज़ रिजन टू 26%। तो अगेन सिटी का मतलब यहाँ पे दिल्ली से है क्योंकि एनसीआर की बात हो रही है। तो दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर जो 26% का राइज़ हुआ है वो स्टबल बर्निंग के ऊपर है। तो स्टबल बर्निंग के बारे में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके ऊपर जो आपके होम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने एक हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिफाई किया है इट एज अ बेनाइन लेजिस्लेशन। बेनाइन लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक उदार लेजिस्लेशन है, तो उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया। तो इसके बारे में हमने देखना है। एंड रोज़ की तरह हमारा एक प्रीवियस ईयर का MCQ होगा, उसके बाद हम एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक टॉपिक को, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। सो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो है इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉयल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। 2014 का ये क्वेश्चन है। सॉयल इरोजन आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है और ज्योग्राफी के अंदर भी पूछा जाता है। तो अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन से है। टेरिस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आपने ये बताना है कि सॉयल इरोजन इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। फेयरली इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड हम लास्ट में वीडियो के इसको डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं गुजरात के सस्पेंशन की। तो गुजरात रिवर का जो सस्पेंशन ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया है। 350 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ब्रिज के ऊपर थे, जो कि जो है पानी में बह गए हैं, गिर गए हैं। और जो रिपेयर्स हैं, रेनोवेशंस हैं, वो अभी एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा की गई थी और 4 दिन पहले ही रीओपनिंग हुई थी। तो ये काफ़ी बड़े सवाल जो है सरकारी कार्य प्रणाली पर और जो मटेरियल यूज़ होता है उसके ऊपर उठा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसका जो रिवर है उसका नाम है मचाओ, मच्चू रिवर, और ये गुजरात स्टेट के अंदर पड़ती है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 90 से ज़्यादा लोगों की तो कंफर्म्ड डेथ हो चुकी है। और ये जो ब्रिज है ये कहा जाता है कॉलोनियल एरा का है, मतलब कि ब्रिटिश टाइम का है, जिसको रिपेयर वगैरह सरकार टाइम टू टाइम करती रही थी। और इस बार प्राइवेट ट्रस्ट ने रिपेयरिंग जो है अभी सिर्फ 4 दिन पहले ही कंप्लीट की थी और इस ब्रिज को रीओपन किया था। तो जो आपके सिविक ऑफिसर्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, जो इसको ओवरऑल देखते थे, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल जो हैं वो उठते हैं कि उन्होंने क्या देखा या फिर उन्होंने क्या किसी तरीके का आप कह सकते हो करप्शन किया या इनके साथ मिल करके पैसे खाए, जिसके कारण इतने सारे लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। तो ये जो है अपने आप में बड़ी शर्म की बात भी है जो कुछ हुआ है गवर्नमेंट के पार्ट पे। और आप ये भी देख सकते हो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बेशक कह दें कि ठीक है जी, NDRF जो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस टीम फोर्स, वो जाके इसका मुआयना करेगी और हम जो है एयरलिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे आर्मी को रिक्वेस्ट करके। तो वो सारी चीज़ें करने की यहाँ पे डेफिनेटली कोशिश की जाएगी, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको आप चाहे आप कंपनसेशन दे दो या कुछ भी कर दो, उनकी तो लाइफ वापस नहीं आएगी। उनके घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल सिटिंग इन द टॉप चेयर्स एंड हु वांट टू मिंट मनी थ्रू इलीगल सोर्सेज। अब अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी गुजरात में आना था, तो उनकी विजिट भी प्रोबेबली कैंसिल जो है वो हो जाएगी, या फिर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आए लोगों को देखने की, भाई जो डिज़ास्टर हुआ तो वो बात अलग है। इन्होंने एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन 2 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से देने का बात की है हर एक डिजीज़ को। लेकिन अगेन आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, एक तो 2 लाख से क्या होता है, आज की डेट में कुछ भी नहीं होता।
बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे इस ब्रिज पे जिनकी 2 लाख महीने की कमाई होगी, राइट। तो इट्स जस्ट टॉफ़ी, राइट। एंड जो इंजर्ड है उसको 50,000 रुपये देने की बात है। इंजर्ड के लिए आप खुद सोचिए कि जिस पर्सन का कोई कान ना था, हाथ कुछ भी ख़राब हो गया होगा, 50,000 में तो उसकी दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। तो इट्स वेरी, आप कह सकते हो, इनह्यूमन जो किया गया है। एंड जो कंपनसेशन है वो भी इनफ कहीं से भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने 4 लाख और 50,000 इंजर्ड के लिए इस तरह का वो है कंपनसेशन स्कीम निकाली है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम इसके अंदर इंक्वायरी कराएंगे, प्रोब कराएंगे। प्रोब मीन्स इंक्वायरी, जिसके अंदर एक 5 मेंबर कमेटी बनेगी जो कि इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर जो है अच्छे से प्रोब करेगी, इंक्वायरी करेगी। एंड साथ ही साथ जो भी गिल्टी ऑफिसर्स पाए जाएंगे या प्राइवेट इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो या फिर आपका इंडियन पीनल कोड हो, ताकि उनको सज़ा मिले और विक्टिम्स को कम से कम जो आप कह सकते हो विक्टिम की फैमिली वालों को जो एक तरफ से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की जा सकती है कि जो पर्सन गिल्टी था इस चीज़ का उसको सज़ा दिलवा दी गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे हासिल हो सके। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड। बट आपके इसके बारे में क्या विचार है कि क्या ये चीज़ करप्शन से लिंक्ड है या फिर नेचुरली ऐसा हो गया क्योंकि 4 दिन पहले ही रिपेयर हुआ था, या फिर जो आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे रहे हो सरकार में, पहले कहते थे कि सरकार का काम तो बिज़नेस करना नहीं है तो आप सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को काम दो, तो आप प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट ट्रस्ट को काम दे रहे हो, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिसी ही गलत है कि हम चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करें? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हमें समझ में आती है जितना हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि एक प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि सोशलिस्ट पर्सन जो है, यानी कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है, वो अपने लिए काम कर रही है या लोगों के लिए काम कर रही है कह लो, लेकिन कैपिटलिस्ट बंदा पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। उसका मोटिव है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे उसमें कुछ ही हो। अगर पैसा कमाना ना होता तो जो फूड अडल्ट्रेशन के इतने सारे हम केसेस देखते वो ना होते। गाय भैंस या जानवरों की चर्बी को घी बोल के बेचा जाता है, राइट। तो किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि कॉस्टिंग कम आएगी, सस्ता पड़ेगा, फ्री का पड़ेगा एंड पैसा कमाया जाएगा। तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट में सारा का सारा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह जाता है, और इसी अंधाधुंध दौड़ में हर एक पर्सन फंसता चला जाता है। जो एथिकल होता है वो मारा जाता है, जो अनएथिकल होता है वो पैसा कमाता रहता है एंड उसके बाद बेल्स वगैरह पे छूट जाता है और फिर कई लोग विजय माल्या की तरह बाहर चले जाते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज़, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग से, यहाँ पे सिटी का मतलब दिल्ली है जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो अगेन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल जो है वो बताया गया है और इन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो PM2.5 पोल्यूशन है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, वो 26% के करीब था, जो कि हाईएस्ट था इस ईयर का। एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ वट दिस वॉज बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, पराली जिसे आप कहते हो पंजाब हरियाणा में। तो पराली जलाने से ये जो स्मोक्स हैं ये वो फॉर्म से उड़ के आती हैं और यहाँ पे आके स्मॉग जैसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। एंड अगर कोई रेंज वगैरह हो जाए तो नेचुरली वो चीज़ नीचे आ जाती है, ज़मीन में चली जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हो रहा है। तो एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हमें देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया था, जिसको सफ़र बोलते हैं, SAFAR, हाँ सफ़र, सेंट्रल गवर्नमेंट्स इसको है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। उसने भी कहा कि जो लोकल विंड्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं 3 दिन लगातार चलनी, एंड उससे जो पोल्यूटेंट्स हैं हो सकता है वो डिस्पर्स हो जाए, मतलब कि अगर अभी पोल्यूटेंट्स एक जगह इकट्ठे हैं तो हवा चलेगी तो वो फैल जाएंगे इधर उधर, तो उससे जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की। बट ओवरऑल क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो जो ओवरऑल क्वालिटी है एयर की वो पोल्यूटेड ही रहेगी, वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहेगी। अब अगर स्टबल बर्निंग की हम बात करते हैं, स्टबल बर्निंग होता क्या है या क्यों की जाती है? तो स्टबल बेसिकली पराली होता है और इसको हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी पैडी क्रॉप यानी कि राइस का जो आपका फसल होता है उसका जो रेसिड्यू होता है वो सारा का सारा जल जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो सारा का सारा जो आपका रेसिड्यू होता है, वो एशेज़ होती हैं, वो आपके खेत के अंदर ही मिक्स हो जाती हैं एंड वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक नेचुरल थोड़ा बहुत जो बचता है वो मैन्योर का भी काम करती है। ये कोइंसाइड करता है विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के साथ, और इससे जो भी आपके ग्रेन्स के हार्वेस्ट होते हैं, नॉट जस्ट राइस, अगर कोई और भी ग्रेन हो, वीट हो,
मक्की हो, कोई भी हो, तो उस सभी में ये जो है काम करता है। और ये सारे के सारे जो रेसिड्यूज़ होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हों, दूसरे तो कम ही होते हैं खेतों में, तो ऑर्गेनिक सारे के सारे वो एशेज़ बन जाते हैं और वो एशेज़ आपके खेतों के अंदर चली जाती है। ये प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है अक्टूबर नवंबर के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर। और जो इसका धुआं है वो सारा दिल्ली के अंदर आता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा यूपी तीनों को टच करता है। अगर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेज आती हैं, जैसे कि मीथेन, जिसको CH4 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी की सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। और एक थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग, SMOG, स्मॉग, स्मॉग क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको विजिबिलिटी इश्यूज भी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट अदर एटमॉस्फेरिक इश्यूज, जिसके अंदर सांस की प्रॉब्लम होना एंड वो सब चीज़ें आती हैं। सॉयल फर्टिलिटी की बात करें तो ये कहा जाता है कि सॉयल की जो फर्स्ट लेयर होती है उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टबल बर्निंग के प्रोसेस में, और वो लेस फर्टाइल हो जाती है। हालांकि किसानों को ये मानना है कि इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता, रादर वो जो एशेज़ हैं वो खेत के लिए अच्छी होती हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो तो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, बट जो एक जनरल भावना है किसानों के अंदर वो है कि वो एशेज़ अच्छी होती हैं। अगर उसके बाद हम हीट पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो हीट पेनिट्रेशन से जो गर्म काफ़ी देर तक, जैसे तवा गर्म रहता है अगर आप गैस से उतार दो तब भी, तो इसी तरीके से स्टबल बर्निंग ख़त्म होने के बाद भी बहुत ज़्यादा वो गर्म रहती है। और गर्मी से क्या होता है, मॉइस्चर उड़ जाता है। जो नेचुरल मॉइस्चर होता है सॉइल का, जैसे हम सुबह उठते हैं, अगर आप सुबह सुबह उठ के घास में जाओ तो घास गीली गीली रखती है, तो नेचुरल मॉइस्चर है बेसिकली। तो वो नेचुरल मॉइस्चर जो है आपके फार्म का वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको और ज़्यादा इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, फर्टिलिटी ख़त्म हो गया और नेचुरल मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगेन किसान जो है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते नहीं है कि ऐसा कुछ है। अब अगर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो ऑल्टरनेटिव्स दो तरह से हो सकते हैं, एक तो इन सीटू और एक हो सकते हैं एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब तो ये हो गया कि आप कोई मशीन या डिकम्पोजर फार्म के ऊपर ही लगाओ, उसके अंदर सारा वेस्ट डाल दो और वो उसको डिकम्पोज कर देगा। ऑफ सीटू मतलब ऑफ द साइट, सीटू का मतलब साइट, ऑफ द साइट का मतलब ये है कि आप वो सारा का सारा इकट्ठा करो पराली को, और उसके बाद उसको कैटल फॉडर में, मतलब कि गाय के चारे के अंदर डाल दो। तो ये दो तरह की आप कह सकते हो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा भी टर्बो हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स आती हैं, जो कि आपकी जब सोइंग होती है, जैसे आपने अमेरिका वगैरह में देखी होगी, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे नया सीड डल रहा है वो पुरानी चीज़ उखाड़ी जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपरूटिंग भी चलती रहती है और सोइंग भी चलती रहती है। पर नेचुरली ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतनी महंगी मशीन्स हैं, और बहुत बड़े बड़े फार्म्स चाहिए इसको, और इंडिया के अंदर बहुत फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है। तो जैसे जैसे परिवार न्यूक्लियर होता रहता है, छोटे छोटे फार्म, छोटे छोटे होल्डिंग होती है, तो उनके पास ना तो इतने फंड्स हैं ना इतनी जगह है ऐसे चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन डेफिनेटली जो पंजाब हरियाणा में बड़े फार्मर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी लैंड्स हैं, वो और अच्छी इनकम है, वो ऐसी बड़ी मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, को कहा गया है बेनाइन पीस ऑफ लेजिस्लेशन बाय द होम मिनिस्ट्री। तो होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज़्यादा उदारवादी एक एक्ट है जिसके अंदर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो रहा, रादर उन लोगों को जो कि परसिक्यूट हो रहे हैं, मतलब कि जिनको मारा जा रहा है, जबरदस्त जबरन कन्वर्ट करा जा रहा है, जिनके साथ हेट क्राइम्स किए जा रहे हैं, या उनके रिलीजन के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उन सबको यहाँ पे हम एक सुरक्षा और बेसिकली अपने शरणागत बनाने की बात कर रहे हैं। तो इट्स अ बेनाइन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। एंड एज फार एज फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न, तो जो लोग यहाँ के हैं ही नहीं, जो लोग सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, ना ही उनकी बात यहाँ पे हो रही है, और ना ही हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि आप मुसलमान हो इसलिए आपको हम यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं देंगे। वी आर जस्ट सेइंग कि आपको नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा, और एक फास्ट रूट हमने बना दिया माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि उनको तो मारा ही जा रहा है। पता चला कि वो नॉर्मल रूट के चक्कर में बैठे रहे और तब तक तो मर मर आ गए, या उनको ज़बरन कन्वर्ट कर दिया, या उनके साथ कोई और क्राइम्स कर दिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये किया है। तो ये हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है हमारे डिपार्टमेंट ने। सीए की बात करें तो ये सिटीजनशिप एक्ट है जिसके अंदर 6 जो रिलीजन्स हैं जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, और इंडिया के अंदर आ गए थे 2014 से पहले।
तो उनको हम जो है बेसिकली बेनिफिट दे रहे हैं कि नंबर वन, अगर आपने इंडिया के अंदर इलीगल एंटर किया था या फिर आप एक्सपायरी के बाद भी वीज़ा या परमिट जो आपका वर्क परमिट था उसकी एक्सपायरी के बाद भी रह रहे हो, तो हम आपको एक तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर केस नहीं चलाएंगे जो आपके ऊपर बनता है अदरवाइज अंडर फॉरेन एक्ट या फॉरनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट। ठीक है। सेकंड, आपको हम बेनिफिट ये दे रहे हैं कि जैसे ही आप इंडिया के अंदर आ जाओगे और आप अपना नॉर्मल प्रोसेस सिटीजनशिप का अप्लाई करोगे तो आपको एक्सेलरेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। सीए के अंदर एक्सेलरेटेड बेनिफिट्स का मतलब आपको जल्दी जो है सिटीजनशिप दिलवाई जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रूट। ठीक है। तो बेसिकली मुस्लिम्स यहाँ पे साइड लाइन हो गए, बट वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी अपने कंट्री के नहीं है, वो तो मेजॉरिटी में है और ना ही वो परसिक्यूटेड है। हम यहाँ पे सिर्फ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब इसके जो क्रिटिसिजम्स किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो तो ये है कि एक तो ये टारगेट कर रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट चीज़ है, ये है वो है, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो था उसके अंदर भी जो है नॉन मुस्लिम्स को ही बेनिफिट दिया गया था। तो ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, एंड मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है, तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है क्योंकि इक्वालिटी देता है ये फॉरेनर्स और सिटीजन्स बोथ को, तो सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको भी वॉयलेट करता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है क्योंकि जो रिफ्यूजी सपोज़ करो किसी और कंट्री से हैं, सपोज़ करो श्रीलंका से या रोहिंग्या हिंदूज़, तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो आपने सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ को क्या सोच के टारगेट किया है। ठीक है। तो आपके आसपास तो और भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, आपके आसपास वाले और कंट्रीज़ हैं जिनमें परसिक्यूटेड जो है माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं, तो उनको आपने क्यों नहीं टारगेट किया। उसके बाद बात आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि ये इलीगल पर्सन है कि नहीं है और इसका एक्चुअल धर्म था कि क्या था, और उसके बाद फिर आप उसको परसिक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था, कि अब तक वो जॉब के चक्कर में या नौकरी के चक्कर में कॉलेज के चक्कर में यहाँ पे आया हो कि चलो जी बहती गंगा में हाथ धो लो, वो मौके का फ़ायदा उठा के आया हो, या फिर इस तरीके से अगर कोई स्पाइज या एजेंट्स एंटर कर जाएं, इंटेलिजेंस एजेंट्स एंटर कर जाएं, तो आप उनको कैसे रोकोगे। तो ये सारे के सारे इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बायलेटरल टाइज़ हैं वो इससे वर्स हो जाएंगे, ट्रेड टाइज़ जो हैं हमारे ख़राब हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा इंडिया के प्रति। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन cited by various petitioners before the Supreme Court also, and let's see सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेती है। अब अगर हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है। सॉइल इरोजन के साथ इनमें से क्या चीज़ एसोसिएटेड है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कोई रिलेशन नहीं है, और टेरेस कल्टिवेशन भी प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन नहीं है, रादर इट्स अ सोल्यूशन इन द हिली एरियाज। तो अगर आप हिली एरिया के अंदर हो और टेरेस कल्टिवेशन करते हो तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो सॉइल रन ऑफ है वो कम होगा, तो सॉइल इरोजन कम होगा। सो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्काउच ऑफ टेररिज्म इज गिविंग अ ग्रेव चैलेंज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब द ग्रोइंग मेनेस, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग। तो अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है और आपका सिक्योरिटी वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। तो आपने बताना है कि जो टेररिज्म है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद आप सोल्यूशंस अपने तौर पे क्या दे सकते हो। तो आपको इसमें वे फॉरवर्ड वाले सोल्यूशंस जो है बताने हैं जो हम स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर करते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी बता सकते हो, जैसे ब्लैक लिस्टिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद टेरर फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं वो आप लिख सकते हो। इसमें आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और जो नॉर्मल टेररिज्म है उन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर जो सोल्यूशन है वो आपके जैसे ग्रे लिस्ट था FATF का, ये वाले एग्जाम्पल जो हैं वो दे सकते हो, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह। सो विद दिस यू कैन कंक्लूड योर आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी मेंस की प्रैक्टिस के लिए, और ये पहले पूछा भी जा चुका है। तो यू कैन अटेम्प्ट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट आता है आपका NHAI INVIT। तो INVIT क्या है, बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह से बॉन्ड्स निकाले हुए हैं। तो NHAI INVT क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसको स्पॉन्सर कर रहा है NHAI, और ये गवर्नमेंट की जो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसमें हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के एसेट्स को मोनेटाइज करना चाहते हैं, मतलब कि उनसे पैसा रेज करना चाहते हैं।
उस पॉलिसी के अंदर फॉल करता है। तो क्योंकि ये एक ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा, और साथ ही साथ सेबी भी इसका जो है पार्टिसिपेंट है। सेबी इज़ द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप इशू करते हो और उनको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उसका पैसा कोई मिसयूज़ ना करे, कोई लेके ना भाग जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो फुल फॉर्म क्या हुई NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। INV से हो गया इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ट्रस्ट। आई नो कि जो IIT कर देते या कुछ कर देते तो ज़्यादा बेटर था, बट एज ऑफ नाउ इन्होंने यही इसकी फुल फॉर्म रखी है फॉर वट एवर रीजन। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पहले लिखते इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, तब भी बात समझ में आती है कि INV मीन्स इन्वेस्टमेंट, बट एज ऑफ नाउ इन्होंने यही रखा है। 2019 में इसको शुरू किया गया था, एंड उसके बाद से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अट्रैक्ट की जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड्स इशू करता है, उन बॉन्ड्स को आप परचेज करते हो, तो जैसे आपको FD में फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऐसे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, से 6%। ठीक है, उसकी मेचोरिटी एरिया होगा, जैसे आपका FD का होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। NHAI में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और आपको कैपिटल गेन हो गया, राइट। तो उसके बाद आपका जो गेन है, अगर आप उसको FD में रखते हो या कहीं पे भी रखते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स डिपेंडिंग ऑन इनकम टैक्स एक्ट 20% मिनिमम रहता है अगर लॉन्ग टर्म है तो, ठीक है। तो 20% आपको टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको तो बेसिकली FD ही करानी थी, तो आप NHAI के बॉन्ड्स ले लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको जब मेचोरिटी पे पैसा मिलता है तो आपको टैक्स फ्री मिलता है, तो आपको जो ये 20% टैक्स है वो बच जाता है सीधा सीधा। तो कैपिटल गेन्स बचाने के लिए आपके लिए फ़ायदा है, और सरकार को फ़ायदा है कि सरकार को पैसा मिल गया, जिससे कि आप और ज़्यादा हाईवे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।